हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूनिक एजुकेटर्स। साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। साथियों, पिछले लेक्चर्स में हम केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ रहे थे। उसके 2 लेक्चर हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें हमने जाना था कि पदार्थ क्या होता है, परमाणु क्या होता है। साथ ही हमने उसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया था। उसमें हमने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट को डिटेल्ड डिस्कस किया था। उससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान की गणना हमने उससे नेक्स्ट लेक्चर में की थी। उस लेक्चर में हमने थॉमसन एक्सपेरिमेंट, साथ ही हमने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को बहुत ही डिटेल्ड डिस्कस किया था। दोस्तों, अगर आपने वो दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप पहले वो लेक्चर देख के आइए, जिससे कि आपको ये वाला लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। उन दोनों लेक्चर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आपको आई बटन पे उनके लिंक शो हो रही होगी। आप वहाँ से जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में बहुत ही डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटॉन की खोज किस प्रकार हुई। फर्स्ट हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज। दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किस प्रकार हुई, इसको हम इस लेक्चर में बहुत ही डिटेल डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप सबको पता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में अध्ययन किया था कि जॉन डाल्टन ने बताया कि परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, जिसे और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप होता गया, वैसे ही हमारे वैज्ञानिक आए, जिनका नाम था सर जे थॉमसन। उन्होंने बताया कि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है, और उन्होंने परमाणु के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करी, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन। उन्होंने जिसका नाम इलेक्ट्रॉन दिया। इलेक्ट्रॉन की खोज करते हुए उन्होंने बताया कि परमाणु में एक सब एटॉमिक पार्टिकल भी होता है, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन होता है, और वो ऋणावेशित होता है। उन्होंने क्या बताया कि परमाणु में एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि ऋणावेशित होता है। लेकिन आप सबको पता है कि परमाणु तो उदासीन होता है, परमाणु खुद उदासीन होता है, उसके अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज हुई, वो ऋणावेशित है। तो ये ऑब्वियस सी बात है। उन्होंने ये अनुमान लगाया कि अगर परमाणु खुद उदासीन है और उसके अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज हुई है जो कि ऋणावेशित है, तो उसके अंदर एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल और होगा जो कि धनावेशित हो, जो कि इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश को बैलेंस कर रहा हो, उसको न्यूट्रलाइज कर रहा हो, और ओवरऑल परमाणु को न्यूट्रलिटी प्रोवाइड कर रहा हो, ओवरऑल परमाणु को उदासीनता प्रदान कर रहा हो। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक आए, उनका नाम था गोल्डस्टीन। उन्होंने इस प्रोटॉन की खोज के बारे में एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट से वो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सफल रहा, और उस एक्सपेरिमेंट की मदद से इन्होंने प्रोटॉन की खोज की। उस एक्सपेरिमेंट को हम डिटेल डिस्कस करते हैं। प्रोटॉन की खोज कौन से साइंटिस्ट ने करी? उनका नाम था गोल्डस्टीन। सन 1886 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट की तरह ही एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। इस प्रकार की एक डिस्चार्ज ट्यूब उन्होंने ली। उसमें सेम जैसा हमने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में देखा था, 2 इलेक्ट्रोड प्लेस किए, कैथोड एंड एनोड, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को उन्होंने एक बहुत ही हाई पोटेंशियल वाली बैटरी से कनेक्ट किया। सेम पिछले लेक्चर में भी हमने ये देखा था कि उन्होंने अप्रोक्स 10,000 वोल्ट इस बैटरी को पोटेंशियल उन्होंने दिया। ये कैथोड है दोस्तों, और ये एनोड है। साथ ही उन्होंने इसके अंदर कोई गैस भरी। मान लीजिए उन्होंने इसमें हाइड्रोजन गैस भरी। इस हाइड्रोजन गैस का दाब उन्होंने बहुत कम रखा। उन्होंने यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगाया इस प्रकार से,
जिसकी मदद से उन्होंने इसके अंदर के प्रेशर को बहुत कम मेंटेन किया। इसे हम वैक्यूम पंप बोलते हैं। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन उन्होंने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से इसमें किया। उन्होंने उसमें हमने एनोड परफोरेटेड ली थी, छिद्रयुक्त एनोड ली थी, लेकिन उन्होंने इसमें कैथोड को छिद्रयुक्त लिया। इस प्रकार से कैथोड में उन्होंने छिद्र वाली कैथोड को यूज में लिया। इस प्रकार से उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एनोड के पिछली साइड में यहाँ पे एक ZnS की कोटिंग करी थी। इस प्रकार से ये एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। इस फ्लोरोसेंट मटेरियल से अगर कोई भी पार्टिकल आके टकराता है तो यहाँ पे रोशनी उत्पन्न होती है। उन्होंने उसी प्रकार से इसके अंदर क्या किया, यहाँ पे कैथोड के पीछे की जो ये स्क्रीन है, यहाँ पे ZnS की कोटिंग की। फ्लोरोसेंट मटेरियल स्फुट दीप्त पदार्थ की यहाँ पे कोटिंग की उन्होंने, ZnS। अब जैसे ही उन्होंने इसमें ये 10,000 वोल्ट का हाई पोटेंशियल अप्लाई किया तो क्या हुआ था दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जैसे ही हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं यहाँ से कैथोड रेज निकलना स्टार्ट हो जाती है इस प्रकार से, और ये कैथोड रेज एनोड की तरफ गमन करती है। अब उन्होंने इसमें देखा कि यहाँ से कैथोड रेज तो निकल ही रही है, कैथोड रेज तो एनोड की तरफ जा रही है। साथ ही उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज हैं तो एनोड से कैथोड की तरफ आ रही है, कुछ रेज है तो एनोड से कैथोड की तरफ आ रही है, और वो यहाँ पे आके रोशनी उत्पन्न कर रही है, जिससे उन्हें पता चल रहा है कि कोई रेज है जो इधर आ रही है, जो कैथोड से होती हुई एनोड की तरफ आ रही है। उन्होंने इनको एनोड रेज नाम दिया। चूंकि ये एनोड की तरफ से आ रही थी इसलिए उन्होंने इसको एनोड रेज नाम दिया। अब ये एनोड रेज का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम अच्छे से डिटेल देखते हैं दोस्तों। जैसे ही हम हाई पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वैसे यहाँ से कैथोड रेज निकलना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये कैथोड रेज, इसके अंदर आपको पता है हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, कम दाब पे है लेकिन हाइड्रोजन गैस तो है। तो ये कैथोड रेज यहाँ से निकलेगी, आगे जाएगी। इसको रास्ते में क्या मिलेंगे, इसको रास्ते में मिलेंगे ये हाइड्रोजन गैस के एटम। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन गैस के एटम इसको मिलेंगे। जैसे ये हाइड्रोजन गैस के एटम से टकराएगी, ये हाइड्रोजन गैस के एटम हैं, अब इसको हम अच्छे से समझेंगे दोस्तों। ये कैथोड रेज इन हाइड्रोजन एटम से टकराएगी। ये कैथोड रेज क्या है, इलेक्ट्रॉन तो है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ये जैसे टकराएगी वैसे यहाँ पे आयन्स उत्पन्न हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा हाइड्रोजन एटम में से। तो ये इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, एनोड की तरफ जाने लग जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बच जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु का जो ये आयन है पॉजिटिव चार्ज, ये बच जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इनमें से निकलेंगे, इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन का पॉजिटिवली चार्ज आयन बच जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए ये तो इस प्रकार से एनोड की तरफ गमन करेंगे। चूंकि आपको पता है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है जबकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है हाइड्रोजन के, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में जो हाइड्रोजन का पॉजिटिवली चार्ज आयन बचा, ये आयन ही इस प्रकार से इन छिद्रों में से निकल के यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे आके टकरा रहा है इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है हाइड्रोजन गैस का, ये इस प्रकार आके यहाँ पे टकरा रहा है, इन्हीं को उन्होंने एनोड रेज नाम दिया। क्योंकि ये आपको ऐसी प्रतीत हो रही है, ये जो कैनाल्स है कैथोड की, इनमें से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए उन्होंने इन रेज को कैनाल रेज में नाम दिया, कैनाल रेज। साथ ही उन्होंने इनको एनोड से आती हुई प्रतीत हो रही थी, इसलिए उन्होंने इनको एनोड रेज नाम दिया। साथ ही इनको, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसलिए इनको हम पॉजिटिव रेज भी उन्होंने इनको नाम दिया। अब हम देखें कि कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में
और इस एनोड रेज एक्सपेरिमेंट में मेजर डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है दोस्तों, आपको पता है ये जो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेज निकलती थी, ये कहाँ से निकल रही है? ये कैथोड से निकल रही है। कैथोड से निकलती हुई एनोड की तरफ जा रही थी। लेकिन इस एनोड रेज एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है? इस एनोड रेज एक्सपेरिमेंट में हो रहा है, ये जो एनोड रेज निकल रही है ये एनोड से नहीं निकल रही। इस एक्सपेरिमेंट में ये जो एनोड रेज निकल रही है ये एनोड से नहीं निकल रही, ये कैथोड और एनोड के बीच में जो रिक्त स्थान है वहाँ से निकल रही है। कैथोड और एनोड के बीच में जो रिक्त स्थान में गैस भरी हुई है वही तो इधर जा रही है, उसका आयन तो जा रहे हैं इधर। तभी तो आपको ये पता चला होगा कि एनोड से नहीं निकल रही है, ये कैथोड और एनोड के बीच में रिक्त स्थान से निकल रही है। जबकि कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेज कैथोड से निकल रही थी। ये एक मेजर डिफरेंस इनमें है। अब दोस्तों जो हमारे गोल्डस्टीन थे उन्होंने ये जो डिस्चार्ज ट्यूब ली, इसमें अलग अलग गैसेज रखे, उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने इसमें अलग अलग गैस रखे, ऑब्जर्वेशन किया। तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने हाइड्रोजन गैस ली तो हाइड्रोजन गैस का जो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बनता है एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में, इसका जो मास है वो और गैसों के पॉजिटिवली चार्ज आयन से कम होता है। सबसे हल्का ये हाइड्रोजन गैस का ये पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। इसी को उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया। यह आयन हाइड्रोजन में से, हाइड्रोजन के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने पर बनता है। जब हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये जो H+ बनता है, इसी को उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया। ये क्या है? ये H+ ही तो है हाइड्रोजन का। ये जो हाइड्रोजन का एटम है ये हाइड्रोजन का एटम है, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो ये क्या बन गया? H+। ये H+ इधर जा रहा था, इसी H+ को उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया। और इसका मास उन्होंने बताया, मास ऑफ प्रोटॉन उन्होंने बताया 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर इसको हम केजी में देखें तो उन्होंने बताया 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेम जैसा हमने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में देखा था वैसा ही उन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये जो एनोड रेज इधर जा रही है उन्होंने इसके बीच में विद्युत क्षेत्र लगा दिया। इस प्रकार से दो प्लेट लगा दी, ऊपर उन्होंने लगा दी पॉजिटिव प्लेट, नीचे उन्होंने लगा दी नेगेटिव प्लेट। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लगाते क्या हुआ दोस्तों? ये जो एनोड रेज थी, ये एनोड रेज इस प्रकार से इधर आ रही थी। इनको एक बार अच्छे से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो एनोड रेज इस प्रकार से आ रही थी, इस प्रकार से ये जो एनोड रेज आ रही थी, ये एनोड रेज चूँकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये इस नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई इस प्रकार से। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज होती है और ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती है। जबकि कैथोड रेज में क्या था? ये कैथोड रेज क्या होती थी? पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती थी। अब ये कैथोड रेज तो अभी भी निकल रही है, तो ये कैथोड रेज क्या होगी? ये जो कैथोड रेज यहाँ से निकल के इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगी इस प्रकार से, और एनोड रेज नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगी। अब गोल्डस्टीन ने बताया कि ये जो एनोड रेज है, ये जो पॉजिटिव आयन है हाइड्रोजन परमाणु का, ये जो प्रोटॉन है, इस पे भी चार्ज होता है वो सेम इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। जी हाँ दोस्तों, गोल्डस्टीन ने बताया कि एनोड रेज यानी कि प्रोटॉन पर चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम उसको नेगेटिव में लिखते हैं। जबकि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो धनावेश होता है, इसलिए उसको हम पॉजिटिव चार्ज के साथ लिखते हैं। चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये पॉजिटिव में है, ये प्लस में है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता था वो नेगेटिव में होता था। दोस्तों अब वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने क्या किया, आपको पता है हमने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में देखा था। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था, जब हम विसर्जन नली के अंदर अलग अलग गैसेज ले रहे थे तो कैथोड रेज की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जबकि इस एनोड रेज एक्सपेरिमेंट में जब हम अलग अलग गैसेज लेते हैं तो एनोड रेज की प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में जब हम इस विसर्जन नली के अंदर
अलग अलग गैसों को ले रहे थे तो विसर्जन नली में उपस्थित गैसों की प्रकृति से जो कैथोड रेज थी, जो इलेक्ट्रॉन थे, उनके E/m के रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, यानी कि कैथोड रेज विसर्जन नली में उपस्थित गैस पर निर्भर नहीं कर रही थी। जबकि एनोड रेज एक्सपेरिमेंट में जब हम विसर्जन नली में उपस्थित गैस को अलग अलग गैसेज लेके देखते हैं, चेंज करके देखते हैं, तो जो ऋणावेशित कण है यानी कि प्रोटॉन है, उसके E/m के रेशियो पर प्रभाव पड़ता है। अलग अलग गैसों में अलग अलग E/m का रेशियो हमें प्राप्त होता है, यानी कि एनोड रेज विसर्जन नली में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। E/m का रेशियो हमें अलग अलग क्यों प्राप्त होता है, उसको हम इस प्रकार समझेंगे। दोस्तों, जब हाइड्रोजन का केस लेते हैं हम, जब इसमें हाइड्रोजन गैस भरते हैं तो हमें E/m का रेशियो यानी कि प्रोटॉन का E/m का रेशियो हमें प्राप्त होता है 9.58 × 10⁻⁻4 कूलाम पर ग्राम। यह सबसे अधिकतम हमें प्राप्त होता है। जब अलग अलग गैसेज लेते हैं तो हाइड्रोजन के केस में E/m का रेशियो सबसे अधिकतम प्राप्त होता है। ये क्यों प्राप्त होता है, इसको हम ऐसा समझेंगे दोस्तों, क्योंकि ये इसलिए अधिक प्राप्त होता है क्योंकि हाइड्रोजन का केस जब हम लेते हैं तो हाइड्रोजन का जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है यानी कि जो प्रोटॉन है, उसके मास की वैल्यू सबसे कम होती है। अगर हम हीलियम गैस लेंगे तो उसमें जो हीलियम का जो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज आयन आएगा, उसकी जो मास की वैल्यू है वो अधिक होती है। और भी गैस लेंगे तो उनकी भी अधिक होती है। सबसे कम जो सबसे हल्का जो धनावेशित कण होता है वो केवल हाइड्रोजन गैस का होता है। इसलिए हमें, आपको पता है, अगर मास वैल्यू कम होगी तो ऑब्वियसली ये वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। इसको हम ऐसा समझेंगे, अगर मैं आपको बोलूँ 10/2, 10/5 और 10/1 करते हैं हम, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी। यहाँ पे जो ये नीचे की वैल्यू है ये कम है, तो यहाँ पे अपने को ये वैल्यू जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे ये सबसे अधिक है तो जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो सबसे कम मिलेगी। यहाँ पे ये सबसे कम है तो फाइनल वैल्यू हमें सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो आप समझ सकते हो, अगर मास की वैल्यू कम रहेगी तो ये वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, अगर नीचे वाली वैल्यू कम रहती है तो जो फाइनल वैल्यू होती है वो ज़्यादा मिलती है। इसीलिए हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन का मास सबसे कम होता है, इसलिए हमें E/m का रेशियो हाइड्रोजन गैस के केस में सबसे अधिक प्राप्त होता है। एक प्रॉपर्टी हमने और डिस्कस कर ली। अब हम इसकी और प्रॉपर्टीज़ को लिख लेते हैं एक बार दोस्तों, लिख के उनको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम एनोड रेज के एक एक गुणधर्म को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम एनोड रेज के देखें तो एनोड किरणें एनोड से नहीं अपितु एनोड तथा कैथोड के बीच रिक्त स्थान से उत्पन्न होती है। एनोड रेज की उत्पत्ति कहाँ से होती है? एनोड तथा कैथोड के बीच जो रिक्त स्थान है वहाँ से होती है। इसको हमने अभी समझा था, फिर से इसको समझते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बार, मान लीजिए ये कैथोड है और ये एनोड है। अब जैसे ही हम हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ये जो गैस के आयन होते हैं, गैस का जो परमाणु होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार इस साइड जाते हैं, जो ये गैस का न्यूक्लियस बच जाता है। पॉजिटिवली चार्ज गैस का आयन होता है वो इधर कैथोड की तरफ आता है। तो एनोड रेज की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कैथोड और एनोड के बीच में से, ना कि एनोड से हो रही है। जबकि कैथोड रेज की उत्पत्ति कहाँ से होती थी? कैथोड से। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करें। एनोड किरणें विद्युत
तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है। एनोड किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है। ये कैथोड है, मान लीजिए ये एनोड है। अगर हम ये जो एनोड रेज आती है इस प्रकार से, जो गैस के आयन्स आ रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज, इनके बीच में यहाँ पे अगर विद्युत क्षेत्र लगा दें इस प्रकार, मान लीजिए इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव लगा दिया, तो ये एनोड रेज क्या होगी, ये एनोड रेज नेगेटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी इस प्रकार से। और अगर इसके बीच में हम अगर कोई मैग्नेट लगा देते हैं, कोई चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, तो उससे भी इनमें डिफ्लेक्शन प्रतीत होता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी अगर हम देखें, नेक्स्ट इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, एनोड किरणों में उपस्थित धनावेशित आयन या कण, धनावेशित कण का द्रव्यमान विसर्जन नली में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। एनोड किरणों में उपस्थित धनावेशित कण का द्रव्यमान विसर्जन नली में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसको हम ऐसे समझेंगे दोस्तों, फिर से हम ये कैथोड बनाते हैं, ये एनोड बनाते हैं। अगर हम इसके अंदर विसर्जन नली में हाइड्रोजन गैस लेंगे, अगर इसमें हाइड्रोजन का एटम रहेगा, तो हाइड्रोजन के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो ये हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो इस तरफ अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब जो एनोड रेज इस तरफ आएगी, अगर हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन का न्यूक्लियस आएगा। अगर हम यहाँ पे हीलियम गैस लेंगे तो हीलियम का न्यूक्लियस आएगा। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन गैस लेंगे तो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस इस तरफ आएगा, ऑक्सीजन का जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो आएगा। नाइट्रोजन गैस लेंगे तो नाइट्रोजन का जो पॉजिटिवली चार्ज आयन आएगा। इस प्रकार अगर हम H2 गैस लेंगे तो H2 गैस में से H2 का जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में ये इस साइड में गमन करेगा, यानी कि H2 का जो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है इसका द्रव्यमान अलग आएगा। अगर हम हीलियम गैस लेंगे तो हीलियम का जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है इसका द्रव्यमान अलग आएगा। अगर हम नाइट्रोजन गैस लेंगे तो नाइट्रोजन का जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है इसका द्रव्यमान अलग आएगा। जबकि इलेक्ट्रॉन के केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के केस में सब कुछ समान है, इलेक्ट्रॉन तो सब में एक समान है। इस प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन का अगर हम द्रव्यमान देखेंगे, वैसे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नेग्लिजिबल होता है, लेकिन वो समान आएगा सब में। जबकि एनोड रेज के केस में, प्रोटॉन के केस में अलग अलग गैस लेंगे तो अलग अलग गैस के जो धनावेशित कण का द्रव्यमान आएगा वो अलग अलग आएगा। यानी कि ये जो विसर्जन नली है इसके अंदर अगर हम अलग अलग गैसेज लेते हैं तो उसके द्रव्यमान का मान भी अलग अलग आता है। यानी कि एनोड रेज में उपस्थित धनावेशित कण का द्रव्यमान विसर्जन नली में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। जबकि कैथोड रेज के केस में ऐसा नहीं था, इसके बिल्कुल विपरीत था। कैथोड रेज के केस में अगर हम कोई भी गैस ले लें तो एनोड रेज की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं।
फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी है एनोड किरणों में उपस्थित धनावेशित कण के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात उसमें उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। सेम अभी अपन ने वो देखा, अगर मास अलग आएगा तो ऑब्वियसली ये आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात भी अलग आएगा। E/m का रेशियो क्या होता है? आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात। अगर हम अलग अलग गैसेज ले रहे हैं, उनका मास अलग अलग आ रहा है, तो ऑब्वियसली E/m का जो अनुपात आएगा वो भी अलग अलग आएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, E/m का जो वैल्यू आएगी वो सबसे अधिक आएगी। क्यों आएगी वो? क्योंकि हाइड्रोजन की गैस का जो धनावेशित कण होता है उसका जो मास होता है ना वो सबसे कम होता है। इसलिए प्रोटॉन, अगर हम देखें हाइड्रोजन का जो H+ होता है उसको हम प्रोटॉन बोल सकते हैं, उसका E/m का रेशियो कितना होता है? मैंने आपको बताया था 9.58 × 10⁻⁻⁴ कूलम पर ग्राम। अगर हम विसर्जन नली में अलग अलग गैसेस लेते हैं तो ये E/m का रेशियो अलग अलग आएगा। लेकिन ये E/m का रेशियो, ये जो हाइड्रोजन गैस के धनावेशित आयन का E/m का रेशियो है, इसी का पूर्ण गुणज, इसी का होल नंबर मल्टीपल ही हमें प्राप्त होगा। दोस्तों, हमने प्रोटॉन की खोज को, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को बहुत ही डिटेल डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। अब हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज। दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर वैज्ञानिकों के दिमाग में न्यूट्रॉन की खोज का कॉन्सेप्ट आया ही कैसे। इसको हम अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं कि वैज्ञानिकों ने आखिर ऐसा कैसे सोचा कि एक ऐसा भी कोई सब एटॉमिक पार्टिकल परमाणु के अंदर हो सकता है जिसका नाम न्यूट्रॉन हो। वो इस प्रकार उनके दिमाग में आया दोस्तों कि हमने जान लिया कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो ही पूरे एटम के द्रव्यमान के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का मास तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को द्रव्यमान को कंसिडर नहीं करते हैं, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। इसलिए हम पहले ये मानते थे कि जो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसके लिए केवल प्रोटॉन का द्रव्यमान ही रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि प्रोटॉन के द्रव्यमान के कारण ही ओवरऑल परमाणु का द्रव्यमान होता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने ये देखा, अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान ही पूरे परमाणु के द्रव्यमान के लिए रेस्पॉन्सिबल है तो किसी परमाणु का अगर हम द्रव्यमान मापें तो उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के अनुसार ही उसका द्रव्यमान आना चाहिए। जितने प्रोटॉन है उनका जितना द्रव्यमान है उतना ही पूरे परमाणु का द्रव्यमान आना चाहिए था। लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा कि जो परमाणु है उसका द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन के द्रव्यमानों से भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, लगभग दुगुना आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि ये दुगुना आ रहा है तो एक ऐसा कोई पार्टिकल भी हो सकता है इसके अंदर, सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के इक्वली हो और उसकी हमने अभी तक खोज नहीं की हो। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जेम्स चैडविक। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसकी मदद से उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। उन साइंटिस्ट का क्या नाम था?
जेम्स चैडविक। सन 1932 में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक अल्फा कण का सोर्स लिया। अल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम के अगर एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें हम, तो जो हीलियम का न्यूक्लियस बचता है, हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसी को हम अल्फा कण बोलते हैं। इसके पास क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं। अल्फा कण को उन्होंने एक बेरिलियम की शीट पर बॉम्बार्ड करवाया इस प्रकार से। एक बेरिलियम के शीट पर उन्होंने अल्फा कणों का बॉम्बार्ड करवाया, तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर से कुछ इस प्रकार की रेज निकल रही है। अब उन्होंने क्या किया, ये जो रेज थी इनके रास्ते में 2 मेटल की प्लेट्स लगाई इस प्रकार, एक साइड में नेगेटिव, एक साइड में पॉजिटिव। उन्होंने विद्युत क्षेत्र जैसे लगाया तो गजब ही हो गया दोस्तों। ये जो रेडिएशन थी, ये जो रेज थी, ये किसी भी तरफ रिफ्लेक्ट नहीं हुई, ना तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई, ना ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई। तो उन्हें पता चला कि ये तो किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही, इसका मतलब ये उदासीन है, ये न्यूट्रल है। और इसी बेसिस पे उन्होंने इसका नाम न्यूट्रल है, चूंकि ये न्यूट्रल होती है इसीलिए उन्होंने इसका नाम न्यूट्रॉन दिया। अब उन्होंने एक काम और किया दोस्तों, उन्होंने क्या किया कि जो रेज है इसके रास्ते में एक वैक्स रखा, पैराफिन रखा, एक मोम का एक पार्टिकल रखा, पैराफिन या फिर उन्होंने वैक्स रखा। अब जैसे ही उन्होंने ये वैक्स रखा, ये जो रेज थी ये इसके अंदर आई और इसके अंदर से प्रोटॉन बाहर निकले। प्रोटॉन बाहर निकले। अब भाई प्रोटॉन को बाहर कौन निकाल सकता है, जिसका मास प्रोटॉन के इक्वल हो लगभग, तभी तो प्रोटॉन को बाहर निकाल सकता है। तो उन्हें पता चला कि ये जो एक कोई न्यूट्रल पार्टिकल भी एटम के अंदर होता है, वो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो कि न्यूट्रल होता है, और उसका मास लगभग प्रोटॉन के इक्वल ही होता है। दोस्तों ये जो न्यूट्रॉन होता है इसका मास लगभग प्रोटॉन के इक्वल ही होता है, लेकिन स्लाइटली हायर होता है प्रोटॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू को हम कंपेयर करें, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू हम कंपेयर करें तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.762 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जबकि मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.764 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी कि ये जो न्यूट्रॉन का मास है ये प्रोटॉन के मास से स्लाइटली हायर, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसको हम लगभग प्रोटॉन के इक्वल ही मानते हैं, लेकिन ये अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो थोड़ा सा अधिक होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से। दोस्तों एक बार इस एक्सपेरिमेंट को हम इसकी रिएक्शन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चैडविक ने क्या किया, वैज्ञानिक चैडविक ने अल्फा पार्टिकल लिए। अल्फा पार्टिकल मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं, ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इसमें 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं। उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम के एक शीट पर बॉम्बार्ड करवाया। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, इसका एटॉमिक मास होता है 9। अब जैसे ही उन्होंने ये बॉम्बार्ड कराया तो उन्हें क्या मिला, कार्बन मिला, एक तो कार्बन 612। फिर उन्होंने देखा कि ये जो एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया, 4 + 2 = 6, लेकिन एटॉमिक मास है वो 9 + 4 कितना हुआ, 13 हुआ ना, लेकिन यहाँ पे कितना मिल रहा है, 12। तो जो बचा हुआ जो मास था वो मिला उन्हें, ये जो रेज निकल रही है वो वाली न्यूट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 0, इसका मास 1, इसी को उन्होंने न्यूट्रॉन नाम लिया। क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल्स थे इसलिए उन्होंने इनको न्यूट्रॉन नाम दिया। न्यूट्रॉन का मास मैंने आपको बता ही दिया, फिर से एक बार अपन लिख लेते हैं। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.764 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये न्यूट्रॉन का मास होता है, ये प्रोटॉन के मास से स्लाइटली हायर होता है।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। साथ ही ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग, कीप स्माइलिंग।